हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग ध्यान में होगा, इस समय ठंड का मौसम बहुत अधिक है और सभी विद्यालयों का अवकाश चल रहा है। अब बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ रही है, तो आप सभी लोग अपने घरों में अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उसी के क्रम में हम आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में देते हुए उनसे संबंधित सभी मैथ के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम अपने नए चैप्टर क्लास 10th के मैथ के नए चैप्टर वृत्त की शुरुआत करते हैं। इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले वृत्त क्या होता है, फिर उसके बाद वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेयों को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें वृत्त के सभी सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को वृत्त के से संबंधित और समझते हैं वृत्त क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि वृत्त होता क्या है। ये हमारा एक सर्किल है। ये हमारा क्या है? एक सर्किल है, यानी इसको कहते हैं वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वृत्त कहते हैं। तो वृत्त इसको कहते हैं। और वृत्त की अगर परिभाषा हम देखें ध्यान से, वृत्त की परिभाषा पर ध्यान दें तो वृत्त की परिभाषा क्या होती है? यानी वृत्त किसको कहते हैं? वृत्त किसको कहते हैं? किसी बिंदु के, यानी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर, यानी ये बिंदु है, इसके चारों तरफ समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर वृत्त की रचना प्राप्त होती है। यानी इसके चारों तरफ ये वृत्त है, ये क्या केंद्र है, और केंद्र से चारों तरफ दूरी समान हो, और दूरी समान हो तो जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं को अगर हम सर्किल में, उन बिंदुओं को हम गोलाकृति में मिला दें तो वही हमारा क्या बनता है? वृत्त बनता है। क्या बनता है भैया? वृत्त बनता है। और ये जो वृत्त होता है, ये जो केंद्र होता है, इस केंद्र को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो पहले हमने जाना कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। क्या होती है? किसी बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति या बनी हुई आकृति, जो प्राप्त आकृति होती है या बनी हुई आकृति होती है, आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। आकृति वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? वृत्त कहलाती है। यानी इसका मतलब इस केंद्र के चारों ओर की जो दूरी होनी चाहिए वह समान होनी चाहिए। अब इसके केंद्र के चारों ओर दूरी समान मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और इस दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वृत्त की त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिध को, यानी जो मिलाए गए दूरी है, यानी यहां अगर हम मान लें ओ, मान लें इसको हम मान लें ओ और इसको मान लें ए, तो जो ओ ए होगा, यानी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या। क्या हो जाएगी भैया? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। इसको किससे व्यक्त करते हैं?
आर से व्यक्त करते हैं। अब यही अगर हम दोनों परिधियों को मिला दें, किसको मिला दें, दोनों परिधियों को अगर मिला दें, यानी यहां से यहां तक भी मिला दें और ये दूरी मिला दें, यानी यहां बी, यानी ए और बी को अगर हम मिला दे रहे हैं, ए और बी को मिला दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, वृत्त का व्यास। इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं भैया, डायमीटर। और वृत्त की त्रिज्या को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक ना। और वृत्त के केंद्र यानी जो केंद्र है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सेंटर। यानी ए बी, जो ए बी दूरी है वह क्या हो जाएगी, हमारी वृत्त का व्यास हो जाएगी। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। तो हमने देखा क्या कि ये दूरी यानी ओ से बी तक की दूरी समान है, ओ से ए तक की दूरी समान है। यानी कहने का मतलब कि ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। तो यहां से अगर हम ए बी बराबर निकालें तो ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, यानी ए बी को हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 2r। यानी कहने का मतलब डी बराबर कितना हो जाएगा भैया, 2r। यानी जो हमारा व्यास होगा वह त्रिज्या का दुगुना होगा। क्या होगा, त्रिज्या का दुगुना। यानी ये जो वृत्त का व्यास होगा वह त्रिज्या का क्या हो जाएगा, यानी 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगी। अभी हमने बताया कि केंद्र यानी किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर, यानी दूरी समान है, तो कहने का मतलब ओ ए और ओ बी ये सब क्या है, बराबर है। इनको हमने क्या माना है, त्रिज्या माना है। इनको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो इसका मतलब व्यास जो होगा वो हमारा वृत्त की त्रिज्या का दुगुना होगा। जो व्यास होगा वह वृत्त की त्रिज्या का दुगुना होगा, यानी डी बराबर हो जाएगा हमारा 2r। ठीक ना, ये हो गया वृत्त का व्यास और वृत्त की त्रिज्या। ठीक ना। अब इसी में हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं, और हम समझने का प्रयास करते हैं चले, और हम देखने का प्रयास करते हैं कि और सभी चीजें क्या होती हैं। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये हमारा क्या हो गया भैया, वृत्त हो गया। अब ये जब वृत्त हो गया तो हमने क्या बताया, ये वृत्त का केंद्र है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, यानी सर्किल है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र को हमने क्या माना, ओ माना। अब यहां पर अगर हम वृत्त को केंद्र के नीचे कहीं भी ये दूरी अगर हम मिला दें, यानी ये दूरी मिला दें, अगर इसको हम मान लें ए, इसको मान लें बी, तो इसको हम कहते हैं वृत्त की जीवा। क्या कहते हैं भैया, वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। अब अगर यही वृत्त हो, यही वृत्त हो, यानी हम यहां पर एक और वृत्त बना ले, ये वृत्त हो, और वृत्त में केंद्र हमारा क्या हो, ओ हो, और ओ से त्रिज्या मिला दें हम, ये त्रिज्या मिला दें, ये त्रिज्या नहीं, परिधि पर 2 बिंदु स्थित हो, एक ए और एक बी, और यहां पर एक बिंदु क्या हो, सी हो। तो जो ए सी बी होगा, यानी ए सी बी, ये क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त का चाप हो जाएगा। वृत्त का क्या हो जाएगा भैया, चाप हो जाएगा, वृत्त का चाप हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोण। और ये हमारा क्या है, सेंटर है। ये हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक ना। ये हो गया हमारा ए सी बी, वृत्त का चाप हो गया। और ए बी को अगर हम मिला देंगे, जैसा कि हमने यहां पर ए बी को मिलाया, तो ये हमारे क्या हो गई, वृत्त की जीवा हो गई। क्या हो गई, वृत्त की जीवा हो गई। लेकिन अगर यही हम एक बात कर दें कि, चलिए देखते हैं। अब जैसे हमने कह दिया कि एक रेखा इसको एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, यानी एक बिंदु से होकर जाती है, किसी बिंदु से होकर जाती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है, यानी जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके बाहर की ओर निकलती चली जाती है, किसी एक बिंदु को,
तो हमारी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अब इस स्पर्श रेखा पर अगर हमने त्रिज्या बना दिया, यानी ये त्रिज्या बना दिया, तो ये त्रिज्या हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। इसका कहने का मतलब कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यह कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। अब अगर हम मान लें ये जो स्पर्श रेखा ये हमारी P और Q है, और इस पर लंब जो डाला गया है OA, क्या डाला गया है, लंब, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, PQ लंब OA, PQ लंब OA, यानी PQ पर जो OA रेखा खींची गई है वह कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बनाती है। यानी कहने का मतलब कि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और शब्द समझते हैं, एक और शब्द हम देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया, फिर से एक वृत्त बना लिया, ये हमने एक और वृत्त बना लिया फिर से। अब कह रहे हैं कि अगर वृत्त को कोई रेखा प्रतिच्छेद कर दो भागों में बांट दे, यानी कोई रेखा वृत्त को दो भागों में बांट दे, क्या कर दे, दो भागों में बांट दे, तो इसको हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं भैया, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है ना, यानी सेकेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया, सेकेंट कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में। और इसको हम क्या कहते हैं, चॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, चॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा वृत्त से संबंधित, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन होता है कि एक बाहर बिंदु से, यानी एक बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाए तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ध्यान से देखें, दिया है हमारा एक वृत्त दिया है, ये हमारा वृत्त दिया है। अब इस वृत्त को कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु स्थित है, यहां पर कहीं कोई बिंदु स्थित है, यानी यहां पर हमारा कोई बिंदु स्थित है, ठीक ना, ये बिंदु P है और ये हमारा वृत्त है। अगर इस बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम देखने का प्रयास करते हैं कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर हम देखें तो एक स्पर्श रेखा ये खींची गई और एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, कहीं और इसकी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसा कि हमने बिंदु P से दिया, अब यहां पर हमने मान लिया बिंदु A मान लिया और ये हमारा बिंदु O मान लिया। और यहां पर अगर हम केंद्र की बात करें, ये केंद्र की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र O हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर मैक्सिमम यानी लगभग अधिकतम की बात करें तो अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दो से तीसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अब स्पर्श रेखा पर हमने बताया कि अगर हम इसको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारी त्रिज्या हो जाएगी और ये कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। यानी वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, हमेशा लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। अब अगर हम देखें ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं,
क्या होती हैं भैया? बराबर होती हैं। क्यों बराबर होती हैं देखते हैं भाई। स्पर्शिका यानी पी ए बराबर क्या होगा? पी बी। यानी ये जो पी ए रेखा है और जो पी बी स्पर्श रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। कैसे बराबर होती हैं उसको हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। अब ये क्या है? ओ ए यहां पर है और इसको भी हमने बना दिया। तो जब बना देंगे तो ये क्या होगा? हमारा 90 अंश का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब इसको हमने क्या कर दिया? बिंदु ओ से मिला दिया। ठीक है ना? जब बिंदु ओ से मिला देंगे तो देखेंगे इसमें क्या बन गया हमारा भैया? दो त्रिभुज बन गया। क्या बन गए? दो त्रिभुज बन गए। अब इन दो त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम कर देंगे तो हमारे जितनी भी भुजाएं, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है हम उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? सर्वांगसम के। त्रिभुज की सर्वांगसमता हम पहले प्रयास करते हैं त्रिभुज की सर्वांगसमता के विषय में। क्या भैया? त्रिभुज की सर्वांगसमता। त्रिभुज की सर्वांगसमता अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें आसानी समझ। यहां दिया हमारा क्या भैया? सर्वांग समता। क्या दिया है? सर्वांग समता। इसको हम अलग अलग कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? सर्व अंग समान। क्या हो जाएगा भैया? सर्व अंग समान। यानी दो त्रिभुजों की बात करता है। कितने त्रिभुज की बात कर रहा है? दो त्रिभुज की बात कर रहा है। कौन कौन से त्रिभुज? चलिए देख लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया हमारा, चलिए देखते हैं। दो त्रिभुज हम लेते हैं और इन दो त्रिभुजों के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए ये हमारे दो त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? दो त्रिभुज। अगर देखें हम ए बी सी और इसको हमने मान लिया पी क्यू आर। क्या कर रहा है कि सर्वांग समता के लिए सर्व अंग समान, यानी सभी अंग समान होने चाहिए। तो इसके चार कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं? चार कंडीशन। अब इस चार कंडीशनों के आधार पर हम बता सकते हैं कि त्रिभुज जो दो त्रिभुज हैं वह क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन है कि तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी बराबर पी क्यू के, बी सी बराबर क्यू आर के और ए सी बराबर पी आर के। यानी तीनों भुजा अगर बराबर है, तीनों भुजा हमारी बराबर है तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। जब तीनों भुजा बराबर हो रही तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, यानी सर्व अंग समान। इसका मतलब क्या हो गया? सभी अंग उसके क्या हो गए? समान हो गए। उसके सभी अंग क्या हो गए? समान हो गए। दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया कि दो भुजा बराबर होने, यानी ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर पी आर। दो भुजा बराबर हो और एक कोण, यानी कोण ए बराबर कोण पी। तीन कंडीशन होने चाहिए। पहला हमने क्या बताया? तीनों भुजा बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हमने बताया कि दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण, यानी जैसे कि हमने लिखा ए बी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है, तो वहां पर त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। वहां पर त्रिभुज क्या हो जाएगा भैया? सर्वांगसम हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि एक भुजा, यानी एक भुजा बराबर हो, यानी कहने का मतलब हमारा क्या हो जाए? BC बराबर क्यू आर
और दो कोण, यानी एक कोण क्या हो, कोण बी बराबर कोण क्यू के और दूसरा कोण सी बराबर कोण आर के, यानी एक भुजा और दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। चौथा कंडीशन आता है समकोण त्रिभुज की बात करता है। किसकी बात करता है भैया, समकोण त्रिभुज में। किसमें बात करता है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाए, कांगड़ा बराबर हो, कांगड़ा क्या हो, बराबर हो जाए और एक भुजा, और क्या हो जाए, एक भुजा। यानी अगर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण उसका 90 अंश का होगा ही, तो वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद कर रहा है उसका कांगड़ा बराबर हो जाए और कोई एक भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी सर्वांगसम का मतलब सर्व अंग समान हो जाना चाहिए। ये हो गया त्रिभुज की सर्वांग समता। अब इसी के आधार पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि पी ए बराबर पीबी, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करने से पहले कुछ और हम प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रमेय हमारा दिया है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती, यानी हमारा आ गया प्रमेय नंबर 1, जो हमने बताने का प्रयास किया आपको कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए आइए सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह हमारा वृत्त है और यह हमारा कोई बाह्य बिंदु P है। ठीक है, अब इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। अब हमने मान लिया ये बिंदु हमारे क्या है, ए है। क्या है, ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा बी। अब इसका केंद्र क्या है, ये मान लिया हमने केंद्र इसका ओ है। ठीक है, अब ओ है तो हमने क्या कर दिया, ओ से ए और बी पर लंब डाल दिया, यानी ओ से ए और बिंदु पर लंब डाल दिया। तो लंब डाल देते हैं भैया, एक लंब ये डाल दिया हमने, दूसरा लंब ये डाल दिया, यानी हमने लंब डाल दिया। ठीक है, अब लंब डालने के बाद क्या करते हैं, मिला देते हैं। किसको मिला देते हैं, पी और ओ को मिला देते हैं। ये पी और ओ को हमने मिला दिया, ये हमारा बिंदु क्या है, ओ है। अब हमें सिद्ध करना है तो दिया है हमें, पहले क्या लिखेंगे भैया, दिया है, दिया है, क्या दिया है उसके विषय में लिखेंगे। तो दिया है हमारा वृत्त COR, इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त यानी सर्किल COR, यानी COR का मतलब क्या हो गया, सर्किल ऑफ, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है हमारी, R है। त्रिज्या क्या है भैया, R है, यानी ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, तो वृत्त COR में, वृत्त COR में क्या दिया है, वृत्त COR में केंद्र O तथा त्रिज्या R है। बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से PA व PB स्पर्श रेखा खींची जाती है।
खींची जाती है। यानी ये हमारा क्या है, दिया हुआ है, दिया है कि वृत्त COR में केंद्र O तथा त्रिज्या R है, बाह्य बिंदु P से PA व PB स्पर्शरेखा खींची जाती है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है भैया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या है कि स्पर्शरेखाएं बराबर होती, यानी PA बराबर PB, यानी PA बराबर PB हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना, एक रचना करते हैं। क्या रचना हमने किया कि PO को मिला दिया, PO को मिलाया, PO को मिलाया। अब जब PO को मिला देंगे तो हम हल पे चलते हैं, यानी सॉल्यूशन पर चलते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। हल कैसे करेंगे, हल या उपपत्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, उपपत्ति। क्या लिखते हैं, उपपत्ति। अब उपपत्ति में बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं भैया, दो त्रिभुज। कौन कौन से, एक बन रहा है POA, दूसरा बन रहा है POB। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे क्या, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज POA एवं त्रिभुज POB में। क्या भैया, देखिए ध्यान से, त्रिभुज POA में और POB में। तो यहां क्या दिया है, OA बराबर OB, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, यानी ये OA और OB ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिख देंगे कि OA बराबर OB बराबर R, यानी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या भैया, त्रिज्या है। चलिए, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखें कि दोनों त्रिभुज में ये OA OP रेखा, जो PO रेखा है वह क्या है, समान है। तो दोनों भी त्रिभुजों में है, तो क्या लिख देंगे भैया, PO बराबर PO, क्यों है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है। हमने लिख दिया PO बराबर PO, यानी उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है। तीसरा कंडीशन हमने अभी बताया कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यानी जो ये त्रिज्या है ये कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है, यानी यहां भी 90 अंश है, यहां भी 90 अंश का कोण बना रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, PAO बराबर PBO। यहां हम लिख देंगे PAO बराबर PBO बराबर कितने अंश का, 90 अंश का। तो अभी हमने देखिए कितना आ गया, दो भुजा बराबर हो गई और एक कोण बन गया, इन दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए। तो अभी हमने सर्वांग समता बताया था कि दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम। तो यहां पर देख रहे हैं कि दो भुजा और एक त्रिभुज बराबर हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज POA सर्वांगसम त्रिभुज POB। कैसे, भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से, यानी दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजा और एक कोण के प्रमेय से ये दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो हमने क्या बताया कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्व अंग समान, यानी सभी अंग उसके क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा भैया कि PA बराबर PB हो जाएगा, इसलिए PA बराबर PB हो जाएगा, यानी जो स्पर्श रेखा होगी वह क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, यानी स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए एक और प्रमेय की हम बात करते हैं। करा किसी चाप द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और इसके पहले वाला जो हमने बताया ये वाला प्रमेय आपका लगभग 2020 से लेकर 2025 तक लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो कृपया आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, तो आसानी से आ जाएगा। चलिए अगले प्रमेय की बात करते हैं। करा किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। चलिए इसके लिए भी हम वृत्त बनाने का प्रयास करते हैं। एक वृत्त लेते हैं, ये वृत्त हो गया हमारा, चाप दिया है ए, यहां दिया है बी, और यहां क्या दिया, केंद्र दिया है। अब इसको हमने मिला दिया, ये मिल गया हमारा, ये मिल गया। अब इस पर कोण बन रहा है, और उसी तरह से वृत्त की परिधि पर यानी यहां भी कोण बन रहा है, यानी ये O है और ये क्या हमारा C। दिया क्या है हमारा, जो दिया हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो दिया है वृत्त COR में केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या है, AOB, कोण AOB तथा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण क्या दिया है, कोण ACB। ये हमारा क्या दिया है, दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना भैया, कि कोण AOB बराबर दो कोण ACB, यानी कोण AOB का मान जो है वह ACB का दुगना है। कितना है, ACB का दुगना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना करते हैं, क्या रचना करते हैं, रचना करते हैं कि हमने क्या किया, CO को मिला दिया और इसको क्या कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब मान लिया ये CO को आगे की तरफ बढ़ा दिया और इसको हमने मान लिया क्या, E मान लिया। क्या मान लिया भैया, E मान लिया। तो रचना में हमने लिखा क्या, कि CO को मिलाते हुए CE, मिलाते हुए CE रेखा खींचा। अब देखिए ध्यान से कि जब हमने रेखा खींच दिया तो ये क्या हमारा बन गया, बहिष्कोण। क्या बन गया भैया, बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं। बहिष्कोण किसी त्रिभुज की एक भुजा को, कोई त्रिभुज है, मान लिया ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया। अब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे की तरफ एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाने पर बाहर की ओर बनने वाला जो कोण होता है वह क्या कहलाता है, बहिष्कोण कहलाता है। और यह बहिष्कोण क्या होता है, शेष दोनों कोणों के यानी इस दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी बहिष्कोण शेष यानी अलग त्रिभुज के अलग जो दो कोण होते हैं उन दोनों कोणों के योगफल के मान के बराबर होता है। तो यहां पर देखें कि ये बहिष्कोण बन गया, तो जब ये बहिष्कोण बन जाएगा तो इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर हो जाएगा। उसी तरह ये भी बहिष्कोण बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस कोण के और इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी दोनों कोण के क्या हो जाएगा, मान के बराबर हो जाएगा। तो हम आते हैं उपपत्ति पर। चलिए
उपपत्ति पर करते हैं, उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति के लिए क्या होगा भैया, देखिए क्या होगा, कोण AOE, AOE बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACO और OAC। हम क्या लिखेंगे, चलिए यहां पर एक त्रिभुज बनाते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा हमें। ये हमारा त्रिभुज हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, और ये हमने किया AOB, और यहां बना हमारा परिधि पर बनने वाला कोण C, और इसको मिलाने वाली रेखा ये हो गई हमारी E। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए AOE क्या हो जाएगा भैया, कोण AOE बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण के यानी OAC, कोण OAC प्लस कोण ACO, ACO समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब उसी तरह इसमें देखेंगे BOE, कोण BOE बराबर कोण क्या हो जाएगा, OCB, OCB प्लस कोण OBC, OBC समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 समीकरण से हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी 1 व 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा भैया, कोण AOE प्लस कोण BOE बराबर क्या हो जाएगा, कोण OAC प्लस कोण ACO प्लस कोण OCB और प्लस कोण OBC। अब देखिए AOE और BOE इन दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा हमारा, AOB बन जाएगा। तो हमने लिख दिया कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए OAC, OAC, OBC। अब देखिए क्या है, OC, OB, OA क्या है, त्रिज्या है। हम पहले लिखते हैं ACO, ACO एक हो गया, और BCO और BCO दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, कोण OCA प्लस OCA प्लस, अब इन दोनों को हम जो मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ACB। तो कोण ACB प्लस कोण OBC। अब देखिए ध्यान से क्या है, OA, OB, OC क्या है, वृत्त की त्रिज्या, क्या हमारा वृत्त की त्रिज्या। तो चूंकि लिख देते हैं, चूंकि OA बराबर OB बराबर OC बराबर क्या है, R, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और जब त्रिज्या है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी इसलिए कोण OAC बराबर कोण ACO के, और कोण OBC बराबर कोण BCO के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस कोण, यानी ये वाला कोण हमारे इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो जहां पर OAC है, क्या है, OAC है, ठीक ना, ACO है, OCA है, वहां पर हम लिख देंगे OAC लिख देंगे, ठीक ना। चलिए क्या लिखेंगे भैया, चलिए तो क्या लिख देंगे, हो जाएगा कोण AOB बराबर, यहां क्या है OAC है, अब इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, ACO लिख देंगे,
लिख देंगे कोण ACO प्लस कोण क्या है, यहां OBC है तो इसको लिख देंगे BCO, कोण BCO प्लस कोण ACB। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो जाएगा कोण AOB बराबर कोण ACB प्लस कोण ACB, या कोण AOB बराबर हो जाएगा हमारा 2 कोण ACB। यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा प्रमेय, और इन्हीं दोनों प्रमेयों के आधार पर आपके वृत्त के लगभग अधिकतम सवाल इन्हीं दोनों प्रमेयों के आधार पर हैं। तो इन सभी दोनों प्रमेयों को आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए प्रमेय के साथ सीखने का प्रयास करते हैं कि वृत्त से संबंधित और सभी चीजें क्या हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी नए हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।